स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कैप्सूल में। आज हम आपको बताएंगे क्यूपोला फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है एक भट्टी नुमा होता है और क्यूपोला नाम ही है इसका। क्यूपोला फर्नेस के बारे में बताएंगे। इसके अंदर आप किस धातु को पिघला के कौन सी धातु बनाई जा सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर्स ट्रेड और जो भी अदर ट्रेड्स हैं सब चैप्टर्स में अवेलेबल हैं। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, हर पार्ट्स को कि कौन सा पार्ट्स का कार्य क्या है इस और ये कार्य कैसे करता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यूपोला फर्नेस। तो ये जो बनाया गया है भट्टी आप देख रहे हैं, इसी को क्यूपोला फर्नेस बोला जाता है। इस भट्टी को ही क्यूपोला फर्नेस बोला जाता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनका कार्य अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि जो ज्वलनशील पदार्थ होता है इसका वो कोक होता है और कोल, मतलब चूना पत्थर और कोक और मेटल, इन तीनों से इसमें जो ईंधन जलता है और उसी से धातु को मेल्टिंग किया जाता है, मतलब उसको पिघलाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है इसमें देखिए, पहले आपको पार्ट्स का पूरा डिटेल्स बताएंगे और पहले शुरुआत किया जाता है क्यूपोला फर्नेस है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किसने की थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, इस भट्टी का प्रयोग जो है कास्ट आयरन बनाने के लिए अक्सर किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग तांबा के लिए भी किया जाता है। तो इसमें जो है पिग आयरन और स्क्रैप, जो पिग आयरन का स्क्रैप होता है उसको डाला जाता है और कोक मिलाया जाता है। कोक का मतलब कोयला और कोक का मतलब चूना पत्थर और कोल का मतलब कोयला। तो जो पिग आयरन होता है सबसे घटिया लोहा, आपको पता ही होगा पिग आयरन सबसे घटिया लोहा होता है जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं। जिसे कास्ट आयरन को हम क्यूपोला फर्नेस से बनाते हैं, वैसे ही पिग आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं। तो सबसे घटिया किस्म का लोहा जो है वो अपना पिग आयरन होता है। तो दोस्तों पिग आयरन, कोक और कोल, इन तीनों को मिला के हम कास्ट आयरन जो है धातु पिघला के बनाते हैं। तो जो इसका मात्रा होता है 2:4:1 होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 आपका इसमें जो होता है स्क्रैप होता है, जो पिग आयरन का स्क्रैप होता है वो 2 होता है। 4 आपका इसमें होता है कोयला और 1 आपका चूना पत्थर। ठीक है, 2 आपका जो होता है स्क्रैप होता है पिग आयरन का, 4 आपका कोयला होता है, 1 जो है आपका चूना पत्थर होता है। तो इन सबको मिलाकर लगभग इसको 1350 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हम इसको मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे, गर्म करेंगे, तब जाके ये पिघला के कास्ट आयरन हमको प्राप्त कराता है। इतने अनुपात में मिला के जब हम 1350 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान पे गर्म करेंगे तो ये हमको कास्ट आयरन प्राप्त कराता है, हम पिघल के हमें प्राप्त होता है। तो पिघली हुई धातु को, जो भी धातु पिघल के हमको मिलती है उसको किसी सांचे में, जैसे यहाँ से ये धातु पिघल रही है तो इसको किसी सांचे में हम इकट्ठा करते हैं। जो भी सांचा आपको, जिस भी सांचे डिजाइन बनाना हो उस सांचे में हम इसको इकट्ठा करेंगे और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे। जब आप उसको निकालेंगे तो उसी सांचे के अनुसार वो ढल के निकलेगा। जिस आकृति की आपका सांचा होगा उसी आकृति में आपका जो कि ढल के आपका उसी आकार में कास्ट आयरन प्राप्त होगा। इसीलिए इसको हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं। तो आगे इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से कास्ट आयरन कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है चौड़ाई इस भट्टी का, यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई कितना है, इसका मतलब डाया कितना है, इसकी साइज हाइट कितनी होती है, तो सब चीज इसको काफी बारीकी से बताएंगे हम आज आपको। तो दोस्तों इसमें इसकी चौड़ाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो चौकोर आकार में आपको दिख रहा है, ये फिगर में आपको सिर्फ चौकोर आकार दिख रहा है, लेकिन जो हकीकत होता है ये एक सर्कल में होता है, एक गोल आकार में होता है। जैसे आप ईंट भट्टे की चिमनी देखते हो सेम वैसे ही गोल आकार में होता है। इसका भी गोल आकार में डाया होता है। तो इसका डाया जो है 1 से 2 मीटर के रेंज में ये चौड़ाई में मतलब डायमीटर में पाया जाता है। और जो ऊंचाई इसकी होती है
वो करीबन जो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होती है वो होती है करीबन 12 से 16 मीटर। 12 से 16 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। ये कभी कभी जो 1 से 2 मीटर है, 2 से 4 मीटर और लास्ट 6 मीटर तक भी पाया जाता है। 1 से 2 मीटर भी होता है, 2 से 4 या 6 मीटर के बीच में भी इसकी डाया जो होती है वो पाई जाती है। तो इसकी जो है इसका प्रयोग आपको बता दिए कास्ट आयरन के लिए किया ही जाता है। तो इसका जो क्यूपोला फर्नेस का जो आविष्कार मतलब सर्वप्रथम किसने इसका आविष्कार किया था कि इसको बना के कैसे धातु को पिघलाया जाता है, तो जो इसको बनाने वाले थे वो थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था रेने एंटोनी फेरचोल्डी। रेने एंटोनी फेरचोल्डी, बहुत लंबा नाम है, फेरचोल्डी रेयूमर, जिन्होंने इसको 1920 में, कितने में, 1920 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? रेने एंटोनी फेरचोल्डी रेयूमर ने क्यूपोला फर्नेस का आविष्कार किया था, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो ये तो हो गई इसकी उत्पत्ति किसने की थी उसके बारे में। तो आइए हम आपको बताते हैं जो इसका मटेरियल, ये जो बॉडी बना है ये किस धातु को बना होता है। तो किनारे वाला भाग जो बना होता है, जो ये क्रॉस सेक्शन में से बना है, ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का। इसको स्टील सेल बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है ये स्टील का बना होता है, जिसे स्टील सेल बोलते हैं। तो और अंदरूनी भागों में सिलिका, एल्युमिनियम आदि चीज भी मिलाई जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ, ऊपर का हुआ, किसी में सिलिका का प्रयोग हुआ है, सिलिकॉन का, या किसी में एल्युमिनियम का, आदि अन्य धातुओं को भी मिला के इसका जो है निर्माण किया गया है। तो आइए इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स स्टार्ट करते हैं लेग से। लेग का मतलब ये समझ रहे हैं पैर, जिसके ऊपर इसकी आधार है पूरा, जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से टिका हुआ है। तो इसमें 4 टांगें होती हैं, चारों टांगों पे ये फिक्स रहता है। ये हो गया इसका लेग्स। नेक्स्ट है सैंड बॉटम। सैंड बॉटम का प्रयोग इसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, पत्थर वगैरह बना के इसको बनाया जाता है, ताकि ये आपका ऐसे तिरछा हो, और जो मेटल्स आपका है वो यहाँ से पिघलते हुए यहाँ से होके टाइपिंग होल से आपको नीचे प्राप्त हो, और यहाँ पे कोई रुकावट ना हो, आसानी से पिघल के आपको आपके पात मतलब जो भी आपका यहाँ पे बर्तन वगैरह रखा रहेंगे, आप जो भी साइज के सांचे वगैरह, उसमें आसानी से गिरे। तो इसको बोलते हैं सैंड बॉटम। क्या बोलते हैं? सैंड बॉटम। ये हो गया इसका पार्ट, जो इसको ऊर्ध्वाधर बनाने के लिए यहाँ पे इसमें लकड़ी के काफी टुकड़े वगैरह और सब मिक्स करके बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर। नेक्स्ट है टाइपिंग होल। अभी हमने आपको बता दिया कि टाइपिंग होल का कार्य जो है मेल्टिंग, जो धातु मेल्ट होके मतलब पिघल के आती है, तो इसी रास्ते होकर गुजरेगी, इस टाइपिंग होल से नीचे की तरफ गिरेगी, जो भी आप पात्र रखे होंगे उसी में आके वो इकट्ठी होगी। तो ये हो गया टाइपिंग होल। नेक्स्ट है एयर ब्लास्ट और ट्यूयर्स। एयर ब्लास्ट और ट्यूयर्स, इन दोनों का कंबाइंड कार्य है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बाहरी हवा को हमें, जो ये इसका ईंधन क्षेत्र है जहाँ पे ईंधन इकट्ठा होता है और ज्वलनशील चीज मतलब जैसे कोक हो गया, आपका कोल हुआ, तो इन सब में जब तक बाहरी हवा प्रवेश नहीं करेगी तो ये ज्वलनशील थोड़ा से दहकेगी नहीं, मतलब इसमें वो जो ज्वाला है वो दहकना काम करेगी जब बाहर से हवा इसमें प्रवेश करेगी।
तो एयर ब्लास्ट जो होता है वो ब्लोअर के जरिए यहाँ तक हवा को सप्लाई करता है। और टीयर्स क्या होता है, टीयर्स इसी के किनारे पे जो ये होल दिख रहा है, इसी के किनारे पे छोटे छोटे होल्स में बनाया जाता है जो हवा को चारों तरफ प्रवाहित कराता है। ये टीयर्स जो हवा को चारों तरफ प्रवाहित करा के इस ज्वलनशील क्षेत्र की तरफ अग्रसित करता है। तो ये दोनों साइड बने होते हैं, इधर भी बना होता है और इधर भी बना होता है। हमने एक साइड बनाया, लेकिन ये एयर ब्लास्ट इस साइड भी बना होता है और इस साइड बना होता है। दोनों साइड से हवा को प्रवाहित कराया जाता है एयर ब्लास्ट और टीयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है चार्जिंग प्लेटफॉर्म। चार्जिंग प्लेटफॉर्म और चार्जिंग डोर। यहाँ पे जो है चार्जिंग डोर, दोस्तों इसका क्या कार्य है, चार्जिंग प्लेटफॉर्म पे जो चार्जिंग प्लेटफॉर्म और चार्जिंग डोर का कार्य है कि चार्जिंग करने वाला जो मटेरियल होता है, कोक, कोल, मेटल वगैरह, वो इस प्लेटफॉर्म पे रख के आप चार्जिंग डोर से अंदर डाल सकते हैं। चार्जिंग प्लेटफॉर्म पे कोक, मेटल और जो कोल है, इसको आप एक जगह स्थायी करके आप यहाँ से चार्जिंग डोर के साइड से नीचे की तरफ डाल देंगे, जो आपका इस ईंधन क्षेत्र में आके एकत्रित होगा। तो इसका कार्य है चार्जिंग डोर द्वारा चार्जिंग पदार्थ को जो ईंधन क्षेत्र में पहुंचाने का। नेक्स्ट है जो प्री हीटिंग जोन। ये तो बता दिया हमने, स्टील सेल जो ये किनारे की बॉडी बनी है वो स्टील से बनी होती है। प्री हीटिंग जोन क्या होता है, आपने ऊपर से कोयला, चूना पत्थर, मेटल डाला। ये आपका डालने का जो प्रोसेस होता है, कोयला, मेटल, चूना पत्थर, मेटल, कोयला, फिर उसके बाद फिर डालेंगे आप चूना पत्थर, मेटल, कोयला। मतलब जो आपका मेटल रहेगा वो मिडिल में रहता है। फिर ऐसे ही आप प्रोसेस करके डालते जाएंगे चूना पत्थर, मेटल, कोयला। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजें डालनी है एक एक करके, पहले कोल, फिर मेटल, फिर कोक। तो प्री हीटिंग जोन का क्या मतलब होता है, जब आप इसको डालते हैं तीनों पदार्थों को, तो ये धीरे धीरे हीट होके नीचे की तरफ, जब ये पिघल के यहाँ से निकलेगा तो ये नीचे की तरफ घिसकता हुआ एकदम डाउन पे आएगा। तो डाउन पे आएगा तो आप दोबारा यहाँ से इन्हीं चीजों को फिर से डालेंगे, कोल, मेटल और कोक। दोबारा आपने यहाँ चार्जिंग डोर से डाला तो क्या होगा, फिर से ये इसको हीटिंग जोन में लाने को क्रिया को प्री हीटिंग जोन कहते हैं। मतलब जब दोबारा आप डालेंगे तो ये ठंडा ही रहता है, तो ये फिर से हीटिंग जोन में आएगा, फिर से इसको गर्म करेगा। उसी क्रिया को प्री हीटिंग, मतलब दोबारा से हीटिंग करने की क्रिया को, ये दोबारा हीटिंग करने वाला जोन है, क्षेत्र है। ये फिर हीट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ से धातु पिघल के अपने रखे हुए पात्र में मेल्टिंग पदार्थ जो है पिघल के यहाँ पे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से आप डालोगे कोक और मेटल, कोल को, फिर ये प्री हीटिंग जोन में आएगा, दोबारा फिर वहीं से हीटिंग होना चालू हो जाएगा। तो इसको प्री हीटिंग जोन कहते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन पहले से ही, जो मेल्टिंग जोन होता है वो पहले से ही आपका 1090 डिग्री सेल्सियस पे 1090 डिग्री सेल्सियस पे पहले से ही हीट बढ़ाता है। मतलब ऊपर से हीट होता है, तो ये क्षेत्र जो है मेल्टिंग जोन का क्षेत्र जो है पहले से ही 1090 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हीट रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब ये ज्वलनशील पदार्थ नीचे की तरफ आएगा तो ये अपने आप हीट होते हुए आएगा, क्योंकि जो आपकी धातु है, मेटल है, वो यहीं से पिघल के इसी रास्ते से टाइपिंग होल के द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो ये क्षेत्र जो है मेल्टिंग जोन पहले से ही हीटिंग जोन में बना रहता है, गर्म रहता है। तो इसके पार्ट्स हुए, यहाँ पे होता है ढक्कन, यहाँ पे ढक्कन होता है। ढक्कन का कार्य क्या है इसमें, जब आप सब चीज इकट्ठा, मतलब आपने मेल्टिंग कर लिए,
मेल्टिंग करने के बाद क्या होता है, कुछ पदार्थ फंस यहाँ पे रह जाते हैं, ऊपर से तो आप निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इस ढक्कन को हटाएंगे तो जितने भी पदार्थ इसमें बचे रहेंगे वो पदार्थ आपके आसानी पूर्वक नीचे आ जाएंगे, उसको आप ये अपना ईंधन क्षेत्र साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ इसको बोल, यहाँ पे ढक्कन लगा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पार्क अरेस्टर। स्पार्क अरेस्टर जो ये इस तरीके त्रिभुजाकार बना है, इसको बोलते हैं स्पार्क अरेस्टर। इसका कार्य है, जब आप इसमें ईंधन डालते हैं और ये मतलब ज्वलित होता है, तो क्या होगा, यहाँ से जो इसकी लपटें हैं, चिंगारियां वगैरह हैं, वो अचानक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। चिंगारियों के साथ मेटल के टुकड़े भी छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में ऊपर की तरफ निकलते हैं। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। तो आसपास बैठे कारीगर, जो भी कारीगर कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर ये गिरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे उनको मतलब चोट पहुंचने की ज्यादा संभावना रहती है, जलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो उसी कारण स्पार्क अरेस्टर को लगाया जाता है। जब ये यहाँ पे आता है, ठीक, यहाँ पे गैप रहता है, ये पूरे यहाँ नहीं है, यहाँ पे गैप रहता है। जब इसमें ये टकराएगा तो ये यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएगा, इस साइड इधर टर्न हो जाएगा, इस साइड इधर टर्न हो जाएगा। तो इससे क्या है, जो छोटे छोटे मेटल के जो टुकड़े हैं वो यहीं पे मतलब टकराने के बाद वापस इधर आ जाएंगे, और जो गैस है वो इधर निकल जाएगी और इस साइड से इधर निकल जाएगी। तो मेटल, जो ज्वलनशील मेटल्स हैं, मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े, वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगे। दूसरा कारण है इसका कि इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस प्रदूषित करने के लिए वातावरण में अचानक बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। तो इससे क्या होता है कि ये इसको यहाँ से रिटर्न करती है दूसरे साइड मोड़ के, जो नीचे की तरफ आ जाती है, आपका वायुमंडल में प्रदूषण होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये इसका ये भी फायदा है। तो ये था आपका इसके पार्ट्स थे, और पार्ट्स में एक पार्ट्स और है, स्लैग होल। ठीक, स्लैग होल यहाँ पे है, ये मुझे दिखाया नहीं। स्लैग होल का कार्य है, जब ये धातु पिघलते हुए इस साइड से जाएगी तो धातु में काफी अनावश्यक धातुएं भी होती हैं, जो कि स्लैग के रूप में इकट्ठा होती हैं, जिसको हम स्लैग होल के द्वारा अनावश्यक धातुओं को बाहर निकालते हैं। स्लैग होल का कार्य है कि अनावश्यक धातु जो स्लैग उसमें इकट्ठा हो रहा है, उसको वो बाहर की तरफ निकाल दे। तो ये रहे आप कुपोला फर्नेस के पार्ट्स। ये कुपोला फर्नेस रहा। इसका जो आविष्कार किए हैं फ्रांस के रेने फे एंटोनी फैरचॉल डी रेमर ने 1920 के आसपास में किया था। ये इसके पार्ट्स हैं। ये कोक, मेटल, कोल, इसी अवस्था में जो कि चार्जिंग को डाला जाता है। कोल को डालेंगे, मेटल डालेंगे, फिर कोक, फिर कोल, फिर मेटल, फिर कोक, मतलब इस तीनों अवस्था में डालते हुए आप इसको मेल्टिंग करते हुए नीचे आएंगे। तो ये थे आज के क्यूपोला फर्नेस के पार्ट्स। तो इसके गुण क्या हैं, इसका मतलब बनाने का मुख्य वजह क्या है कि क्यों कास्ट आयरन को मेल्टिंग करके बनाया जाता है। तो मेल्टिंग करने का यही फायदा है कि इसमें फ्री कार्बन पाया जाता है। कास्ट आयरन में फ्री कार्बन होने के कारण ये मुलायम व भंगुर होता है। क्या होता है? मुलायम व भंगुर होता है, जिसके कारण इसको आसानी से मशीनिंग कार्य किया जा सकता है और इसको आसानी पूर्वक फोर्ज मतलब ढलवा कार्य में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसलिए इसको अधिकतर प्रयोग जो है मशीन के बॉडी बनाने के लिए, किसी मशीन के बॉडी बनाने के लिए, बेंच वाइज के बॉडी बनाने के लिए
या फिर आपका फोर्जिंग्स टू कोई टूल्स है उसको बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसमें कास्ट आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा है मैलिएबल कास्ट आयरन। तीसरा है चिल्ड कास्ट आयरन, चौथा है वाइट, कौन सा, वाइट कास्ट आयरन, ये 4 प्रकार के कास्ट आयरन आपको मिलेंगे। कास्ट आयरन की ये 4 प्रकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन में जो है 4% कार्बन पाया जाता है। कितना, 4% कार्बन पाया जाता है ग्रे कास्ट आयरन में। इसका कार्य जो है मशीनिंग कार्य करना हो तो वो आसानी से इस पर किया जा सकता है। और इसमें जो है कंपन सहने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो अधिक होती है। जैसे किसी मशीन पे कार्य किया जा रहा है, उसका बेड जो है ग्रे कास्ट आयरन से बना है और उस पर वाइब्रेशन अधिक होगी तो उसको वाइब्रेशन को वो अधिक से अधिक झटके को जो है सहन कर सकता है। इसका प्रयोग हमने बताया बॉडी या किसी भी मशीन का फ्रेम वगैरह या किसी मशीन के बॉडी बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल कास्ट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, ये जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन है इसी के द्वारा मैलिएबल कास्ट आयरन को बनाया जाता है। इसका जो कि मुलायम होता है लेकिन रफली होता है, मतलब खुरदुरा होता है। मुलायम होता है लेकिन इसमें जो है छोटे छोटे खुरदरे बने होते हैं, रफ टाइप होता है। इसमें जो है भंगुरता, ब्रिटलनेस बिल्कुल ही कम होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग हम अधिक से अधिक कंप्रेसिव सहन करने वाले मशीनों के मतलब जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो बॉडी बनाई जाती है, जिनको झटके अधिक सहन करना है, उस जगह पे मैलिएबल कास्ट आयरन के बॉडी को बना के लगाया जाता है। जैसे लेथ मशीन का जो बॉडी नीचे का मतलब लेग वाला भाग है वो मैलिएबल कास्ट आयरन का बना होता है, जिसको अधिक झटके काफी स्पीड में जो चलती है तो उस झटके को सहन करने की क्षमता इस मैलिएबल कास्ट आयरन में अधिक होती है। नेक्स्ट है चिल्ड कास्ट आयरन, जो कि चिल्ड कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन जैसा ही एकदम होता है। ढलाई के बाद जो है इसको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। चिल्ड कास्ट आयरन को ढालने के बाद ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और इसका प्रयोग जो है वहां पे किया जाता है जहां पे की सतह को हमको कठोर रखना है लेकिन अंदरूनी भाग को हमें मुलायम रखना है। मतलब उस मशीनिंग भाग में हमको जहाँ पे ऊपरी सतह को कठोर रखना है और अंदरूनी भाग को मुलायम रखना है, वहां पे चिल्ड कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो बचा है व्हाइट कास्ट आयरन, इसमें भी कार्बन की मात्रा 4% ही पाई जाती है और इसमें जो है भंगुरता कठोर होती है। ये आघात को मतलब चोट मारोगे तो उसको सहन नहीं कर सकते, जल्द ही टूट जाती है। ग्रे कास्ट आयरन को आघात मतलब चोट मारते हो तो उसको कुछ सहन कर सकती है। मैलिएबल ज्यादा सहन कर सकती है, चिल्ड भी कम सहन कर सकती है। मैलिएबल सबसे ज्यादा सहन कर सकती है, आघात वर्तनी है। दूसरा ग्रे कास्ट आयरन उससे कम सहन कर सकती है। चिल्ड और व्हाइट कास्ट आयरन भी चोट मारने पे टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसमें जो है आघात को सहन करना, इसमें सहन शक्ति जो है कम होती है। इसका प्रयोग जो है हम वहां पे किया करते हैं जहां जैसे शुद्ध लोहा बनाने के लिए जो राट आयरन होता है उसको बनाने के लिए
व्हाइट कास्ट आयरन का भी प्रयोग अधिकतर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? रॉट आयरन बनाने के लिए। तो ये रहा आज का क्यूपोला फर्नेस की, मतलब क्यूपोला फर्नेस क्या है, उसके जो बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, खोज किसने की थी, और कितने प्रकार के कास्ट आयरन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पुडलिंग फर्नेस। क्या लाएंगे? पुडलिंग फर्नेस। लिख दे रहे हैं पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस का कार्य क्या है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बताएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।